फ्रेंड्स, बीए पार्ट 2 के इस लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। लास्ट टर्न पर हम लोगों ने आधुनिक उपागम की विशेषताएं देखी थीं और हम लोगों ने इस बात को भी नोट किया था कि आधुनिक उपागम में विभिन्न मॉडल्स होते हैं, जिसमें दो प्रमुख मॉडल जिनका हमें अध्ययन करना है वो हैं राजनीतिक व्यवस्था विश्लेषण उपागम और संरचनात्मक क्रियात्मक उपागम, यानी कि पॉलिटिकल सिस्टम्स एनालिसिस और स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म अप्रोच। जो राजनीतिक व्यवस्था विश्लेषण उपागम है उसको कभी कभार सिर्फ व्यवस्था विश्लेषण उपागम ही बोल दिया जाता है और कभी कभार उसके सम्मुख राजनीतिक शब्द लगा दिया जाता है। तो आज हम लोग व्यवस्था विश्लेषण पढ़ेंगे कि जो आधुनिक उपागम में ये जो उसके अध्ययन करने का ये मॉडल दिया गया है, व्यवस्था विश्लेषण उपागम या सिस्टम्स एनालिसिस, इसकी क्या विशेषताएं हैं, इसमें कौन कौन सी बातों पर चर्चा की गई है और अंत में, जैसा कि सभी अध्ययन में हम लोग करते हैं, थोड़ी सी उसकी आलोचना हम लोग देखेंगे। व्यवस्था विश्लेषण उपागम राजनीति को ऐसी परस्पर क्रियाओं का सामुच्चय मानता है जो किसी पर्यावरण में घटती हैं। इसके प्रमुख प्रतिपादक डेविड ईस्टन हैं। डेविड ईस्टन का नाम आप लोग याद रखिएगा। डेविड ईस्टन का नाम व्यवस्था विश्लेषण या सिस्टम्स एनालिसिस से जुड़ा हुआ है। डेविड ईस्टन ने 3 पुस्तकें लिखी। सर्वप्रथम द पॉलिटिकल सिस्टम, एन इंक्वायरी इनटू द स्टेट ऑफ पॉलिटिकल साइंस। दूसरी पुस्तक अ फ्रेमवर्क फॉर पॉलिटिकल एनालिसिस और तीसरी पुस्तक अ सिस्टम्स एनालिसिस ऑफ पॉलिटिकल लाइफ। जो पहली पुस्तक है यानी कि द पॉलिटिकल सिस्टम एन इंक्वायरी इनटू द स्टेट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, इस ग्रंथ में ईस्टन परंपरागत उपागम की आलोचना करता है। वो कहता है कि ये अत्यधिक विधिवादी है और केवल औपचारिक राजनीतिक संस्थाओं के अध्ययन तक सीमित है। जो बाकी 2 ग्रंथ हैं, जिनका कि नाम मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, अ फ्रेमवर्क फॉर पॉलिटिकल एनालिसिस और अ सिस्टम्स एनालिसिस ऑफ पॉलिटिकल लाइफ, इन 2 ग्रंथों में वो राजनीतिक व्यवस्था के नमूने का विकास करता है। अब देखिए आगे ईस्टन क्या कहते हैं। हर समाज में भांति भांति की पारस्परिक क्रियाएं देखने को मिलती हैं, किंतु ऐसी पारस्परिक क्रियाओं के एक विशेष सामुच्चय को ही राजनीतिक व्यवस्था कहा जाता है। तो ईस्टन ये कहता है कि कोई भी समाज को आप उठाकर ले लीजिए, उसमें बहुत से इंटरैक्शंस हो रहे हैं, उसके जो एलिमेंट्स हैं उसमें बहुत से इंटरैक्शंस हो रहे हैं, अंतर क्रियाएँ चल रही हैं, लेकिन ये जो हर प्रकार की पारस्परिक क्रिया को राजनीतिक व्यवस्था नहीं कहा जाता है। कुछ विशेष प्रकार की पारस्परिक क्रियाएं होती हैं जिनको कि हम राजनीतिक व्यवस्था में वर्गीकृत कर सकते हैं। वो हमको देखना होगा कि वो ऐसी क्या विशेष चीज़ है जो कि किसी भी पारस्परिक क्रिया को राजनीति या राजनीतिक व्यवस्था बनाती है। ईस्टन कहते हैं कि जो राजनीति तथा गैर राजनीतिक व्यवस्थाओं के बीच भेद को स्पष्ट करती है वो है
राजनीतिक निर्णयों की बाध्यकारी प्रकृति। तो ये बहुत बड़ा पॉइंट है, राजनीतिक निर्णयों की बाध्यकारी प्रकृति, यानी कि जो राजनीतिक निर्णय होते हैं वो सभी लोगों पर बाध्यकारी होते हैं, वो सभी लोगों को मानना होता है और सभी लोगों को अनिवार्य रूप से उसका पालन करना होता है। अच्छा, अगर आप साधारण शब्दों में प्रैक्टिकली भी देखिए, अगर आप राजनीति या राजनीतिक व्यवस्था में उतरिए और आप सरकार को या कार्यपालिका देखिए, तो उसके जो डिसीशंस होते हैं वो सारे के सारे डिसीशंस जो हैं उनको सभी को उसका अनिवार्यता पालन करना होता है, सभी को उनको मानना होता है और वो जो हैं बंधनकारी होते हैं। तो पॉलिटिकल डिसीशंस आर बाइंडिंग अपॉन द पीपल। ये अन्य जो निजी संस्थाओं द्वारा कोई भी चीज़ निर्णय लिया जाता है या निजी संस्थाओं द्वारा कोई भी नीति बनाई जाती है, समाज में बहुत से निजी क्षेत्र हैं, उनके जो फैसले हैं वो लोगों पे अनिवार्यता लागू नहीं होते हैं। तो ये जो बाध्यकारी प्रकृति है किसी एक ख़ास परस्पर क्रियाओं की, वो राजनीतिक व्यवस्था को, वो सिर्फ बाध्यकारी प्रकृति सिर्फ राजनीतिक व्यवस्था में या राजनीति में पाई जाती है और वो पारस्परिक क्रिया जो है वो अन्य पारस्परिक क्रियाओं से भिन्न हो जाती है, अपने सिर्फ इस कारण से कि वो जो निर्णय हैं वो लोगों के ऊपर बंधनकारी हैं, लोग उसको अनिवार्यता मानने के लिए कटिबद्ध हैं और ये चीज़ दूसरे उस पर लागू नहीं होती है। ईस्टर्न ने राजनीति की अपनी परिभाषा एक कुछ ख़ास नपे-तुले शब्दों में भी दी है, जिसको मैं आपको बताता हूँ और उसको फिर मैं एक्सप्लेन करूँगा। ईस्टर्न की परिभाषा के अनुसार राजनीति समाज के लिए मूल्यों का अधिकारपूर्ण आवंटन है। इसको अंग्रेज़ी में ईस्टर्न ने कुछ इस प्रकार कहा था कि पॉलिटिक्स इज़ अथॉरिटेटिव एलोकेशन ऑफ वैल्यूज़ फॉर सोसाइटी। तो इसमें देखिए दो शब्द बहुत महत्वपूर्ण हैं, एक तो है अथॉरिटेटिव या अधिकारपूर्ण और दूसरा है मूल्य या वैल्यूज़। अथॉरिटेटिव या अधिकारपूर्ण से मतलब है कि ये फैसला उसी के द्वारा लिया जाएगा जो ऐसा करने के लिए अधिकृत है, जो ऐसा करने के लिए अधिकृत है उसी के द्वारा ही ये फैसला लिया जाएगा। और वैल्यूज़ से मतलब या मूल्यों से मतलब कोई नैतिक मूल्यों से मतलब नहीं है। यहाँ मूल्य का मतलब आप साधारण शब्दों में ये समझ लीजिए कि मूल्य जो होते हैं वो संसाधन से रिलेटेड होते हैं, मूल्य का मतलब नीतियों से है, मूल्य का मतलब निर्णयों से है और ख़ास तौर से संसाधनों से है। तो देखिए जो राजनीति है या राजनीतिक व्यवस्था है या साधारण शब्दों में सरकार है, वो ये तय करती है कि अपनी नीतियों के द्वारा, अपने निर्णयों के द्वारा कि कितने संसाधनों का किस सेक्टर को आवंटन किया जाएगा। और चूंकि राजनीतिक व्यवस्था ऐसा करने के लिए अधिकृत है, इसलिए उसका ये जो आवंटन है वो अधिकारपूर्ण है। तो साधारण शब्दों में ईस्टर्न ने इसको यूँ डिस्क्राइब किया है कि पॉलिटिक्स इज़ अथॉरिटेटिव एलोकेशन ऑफ वैल्यूज़ फॉर सोसाइटी, यानी कि ईस्टर्न
की परिभाषा के अनुसार राजनीति समाज के लिए मूल्यों का अधिकारपूर्ण आवंटन है। अब देखिए, ईस्टर्न राजनीतिक व्यवस्था की बात करते हैं, लेकिन साथ साथ ईस्टर्न ये कहते हैं कि राजनीतिक व्यवस्था जो है किसी वैक्यूम में काम नहीं करती है। राजनीतिक व्यवस्था एक पर्यावरण में काम करती है। और हम लोग ये देखते हैं कि ईस्टर्न ने पर्यावरण के बारे में क्या कहा है। ईस्टर्न ने ये कहा है कि राजनीतिक व्यवस्था के बाहर सामाजिक, मनोवैज्ञानिक, आर्थिक, जैविक आदि अन्य व्यवस्थाएं विद्यमान रहती हैं। ये सब बाह्य व्यवस्था ही राजनीतिक व्यवस्था का पर्यावरण होती है। देखिए, राजनीतिक व्यवस्था है, उसकी भी एक सीमा होती है, उसकी भी एक बाउंड्री होती है। उसके बाहर जो होती हैं अन्य व्यवस्थाएं स्थित होती हैं, जैसे सामाजिक, मनोवैज्ञानिक, आर्थिक, जैविक आदि। ये सब जो अन्य व्यवस्थाएं होती हैं, ये बाहरी व्यवस्थाएं राजनीतिक व्यवस्था का पर्यावरण होती हैं। ये और ईस्टर्न आगे ये कहता है कि ये जो राजनीतिक व्यवस्था है, राजनीतिक व्यवस्था की पर्यावरण के साथ निरंतर पारस्परिक क्रिया होती रहती है, फिर भी वो इससे भिन्न है। तो राजनीतिक व्यवस्था जो है वहाँ उसकी एक सीमा होती है, उसके बाहर जो अन्य व्यवस्थाएं हैं वो राजनीतिक व्यवस्था का पर्यावरण बनाती हैं, और राजनीतिक व्यवस्था का अपने पर्यावरण के साथ लगातार अंतरक्रिया होती रहती है, इंटरैक्शन होता है। अब पर्यावरण के संदर्भ में अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए ईस्टर्न पर्यावरण को दो भागों में बांटते हैं, अंतःसमाजीय और बहिसमाजीय। अंतःसमाजीय मीन्स इंट्रा सोसाइटल और बहिसमाजीय मीन्स एक्स्ट्रा सोसाइटल। तो देखें, ईस्टर्न का अंतः पर्यावरण को जो दो भागों में बांटा है, अंतःसमाजीय से क्या मतलब है और बहिसमाजीय से क्या मतलब है। अंतःसमाजीय में वे सब व्यवस्थाएं सम्मिलित होती हैं जो उसी समाज में विद्यमान रहती हैं जिसमें स्वयं राजनीतिक व्यवस्था, जैसे अंतःसमाजीय व्यवस्था में आर्थिक जीवन, संस्कृति, सामाजिक संरचना आदि तथा व्यक्ति सम्मिलित होते हैं। ये सब व्यवस्थाएं उन परिस्थितियों को निर्मित और प्रभावित करती हैं जिनमें स्वयं राजनीतिक व्यवस्था को कार्य करना होता है। इसके बाद बहिसमाजीय में वो सब व्यवस्थाएं सम्मिलित की जाती हैं जिनका अस्तित्व उस समाज के बाहर होता है जिसमें स्वयं राजनीतिक व्यवस्था विद्यमान होती है। तो देखिए, ईस्टर्न ने जो है राजनीतिक व्यवस्था की बात की, ईस्टर्न ने पर्यावरण की बात की, ईस्टर्न ने राजनीति की परिभाषा दी, मूल्यों का, अधिकारपूर्ण मूल्यों का आवंटन, अथॉरिटेटिव एलोकेशन ऑफ वैल्यूज़ फॉर द सोसाइटी। इसके बाद ईस्टर्न का जो ईस्टर्न के थॉट में जो अगला बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा आने जा रहा है, जिसको हम लोग ये कह सकते हैं कि ये ईस्टर्न के थॉट का कोर है, और बिना उसके उसका अध्ययन अधूरा है, वो है ईस्टर्न का निवेश निर्गत सिद्धांत।
या इनपुट आउटपुट एनालिसिस ऑफ ईस्टर्न। देखिए, सिस्टम्स एनालिसिस या व्यवस्था विश्लेषण में का जब भी आप डिस्कशन करेंगे तो आपको इनपुट आउटपुट एनालिसिस या निवेश निर्गत सिद्धांत इसका आपको अध्ययन करना पड़ेगा। निवेश या इनपुट किस चीज़ को बोलते हैं? जो चीज़ किसी चीज़ के अंदर प्रवेश करती है। और इन आउटपुट क्या होता है? जो चीज़ किसी व्यवस्था से बाहर होती है। तो अब देखें, ईस्टर्न ने जो निवेश और निर्गत है वो किस संदर्भ में उसका उल्लेख किया है, निवेश निर्गत सिद्धांत की किस संदर्भ में बात की है ईस्टर्न ने, इसके बारे में हम लोगों को थोड़ा सा देखना होगा और थोड़ा सा समझना होगा। ईस्टर्न ये कहता है कि एक राजनीतिक, मैं आपको बता चुका हूँ कि एक राजनीतिक व्यवस्था है और राजनीतिक व्यवस्था का लगातार अपने पर्यावरण से इंटरैक्शन चल रहा है। तो पर्यावरण से मांगे और समर्थन उठती हैं, पर्यावरण से मांगे और समर्थन उठते हैं और ये मांगे निवेश के रूप में किसी भी राजनीतिक व्यवस्था में प्रवेश करते हैं और अंदर प्रवेश करके रूपांतरण प्रक्रिया से गुजरते हैं और उसके बाद नियम और नीतियाँ निर्गत के रूप में बाहर आता है। तो आप इसको साधारण शब्दों में भी देख सकते हैं कि अगर हम राजनीतिक व्यवस्था को देखें तो लगातार क्या हो रहा है, लगातार पर्यावरण से कुछ न कुछ मांगे उठ रही हैं, राजनीतिक व्यवस्था पर दबाव बन रहा है, राजनीतिक व्यवस्था तक वो मांगे पहुंच रही हैं और उन मांगों के प्रकाश में सरकार अपनी नियम और नीति बनाती है। तो अंदर प्रवेश क्या कर रही है, निवेश किस चीज़ का हो रहा है? निवेश जो है वो मांगों के रूप में निवेश राजनीतिक व्यवस्था में प्रवेश कर रहा है और निर्गत के रूप में यानी कि आउटपुट के रूप में नियम और नीतियाँ बाहर आ रही हैं। अब देखिए, ईस्टर्न इसी बात को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं कि जब निर्गत बाहर आता है यानी कि नियम और नीतियाँ बाहर आती हैं तो ये पुनः निर्गत पर्यावरण को प्रभावित करते हैं और प्रतिपुष्टि पैदा करते हैं। प्रतिपुष्टि मीन्स फीडबैक। प्रतिपुष्टि एक संचार की प्रक्रिया है, इसमें गति है, इसके द्वारा व्यवस्था के कार्यकलाप के संबंध में जानकारी उल्टे उसी को भेजी जाती है। निर्गतों का अंतिम छोर नहीं होता है, वे प्रतिपुष्टि की प्रक्रिया के द्वारा उलटकर पुनः व्यवस्था में पहुंचते हैं और उसके परिवर्ती व्यवहार को प्रभावित करते हैं। तो देखिए, ईस्टर्न जो इस पूरे प्रोसेस को डिस्क्राइब कर रहा है ये लीनियर प्रोसेस नहीं है, ये एक सीधी रेखा में चलने वाला प्रोसेस नहीं है, बल्कि ये जो निवेश निर्गत सिद्धांत है इसको एक साइक्लिक प्रोसेस, इसको गोल चक्कर प्रक्रिया समझिए कि पर्यावरण से मांगे उठी, मांगे निवेश के रूप में राजनीतिक व्यवस्था में प्रवेश की, रूपांतरण प्रक्रिया से गुजरकर निर्गत बाहर आता है और निर्गत जो बाहर आता है वो क्या चीज़ होती है? सरकार द्वारा बनाए गए नियम और नीतियाँ होती हैं। लेकिन यहीं पर अंत नहीं होता है, ये जो नियम और नीतियाँ होती हैं यानी कि ये जो निर्गत होता है ये पुनः पर्यावरण को प्रभावित करता है, पुनः एक फीडबैक पैदा होता है, यानी कि एक फ्रेश मांगे जनरेट होती हैं और ये फ्रेश मांगे फिर एक फ्रेश निवेश का रूप लेकर फिर से राजनीतिक व्यवस्था में
प्रवेश करती हैं और ये प्रोसेस लगातार चलता रहता है। तो ये है निवेश निर्गत सिद्धांत ईस्टर्न का, जो कि एक साइक्लिक प्रोसेस है। ईस्टर्न ने राजनीतिक व्यवस्था को बहुत महत्व दिया है और ईस्टर्न ये कहता है कि राजनीतिक व्यवस्था का आंतरिक संगठन इस प्रकार का होता है कि उसमें परिस्थितियों के अनुरूप अपने को ढालने की अपरिमित क्षमता होती है। एक जो राजनीतिक व्यवस्था होती है वो बदलती परिस्थितियों के हिसाब से अपने को चेंज करती रहती है और अपने आधारभूत लक्ष्य को भी बदल लेती है। अनुकूलन मीन्स एडेप्टेबिलिटी। अनुकूलन या एडेप्टेबिलिटी का मतलब ये हुआ कि जो चीज़ अपने को बदलती परिस्थितियों के हिसाब से ढाल ले उसमें अनुकूलनशीलता है, उसमें एडेप्टेबिलिटी है। तो जैसा मैंने कहा, राजनीतिक व्यवस्था में ये क्षमता होती है कि अगर परिस्थितियां बदलती हैं तो वो परिस्थितियों के हिसाब से भी अपने में चेंजेस कर लेती है और उन चेंजेस में एक बड़ा चेंज ये भी है कि वो अपने एम को भी, आधारभूत लक्ष्य को भी बदल लेती है। वो इस अनुकूलन की इस असाधारण क्षमता के फलस्वरूप वो दीर्घ काल तक जीवित रहती है और यही लक्षण है जिसके कारण राजनीतिक व्यवस्था जैविक अवस्था से भिन्न होती है। तो जो एक ऑर्गेनिक एंटिटी होती है, यानी चाहे आप ह्यूमन बीइंग्स ले लीजिए चाहे एनिमल्स ले लीजिए, वो दीर्घ काल तक जीवित नहीं रहते हैं क्योंकि वो एक स्टेज के बाद अपने को एडेप्ट नहीं कर पाएंगे, जबकि राजनीतिक व्यवस्था अपने को उसमें एडेप्टेबिलिटी अधिक होती है और बदलती परिस्थितियों के हिसाब से वो अपने को बदल लेती है। अब मैंने आपको ये बताया था कि पर्यावरण से मांगें उठती हैं, पर्यावरण से समर्थन उठता है राजनीतिक व्यवस्था के लिए। तो ये जो मांगें और समर्थन हैं ये अल्टीमेटली जाकर राजनीतिक व्यवस्था को प्रभावित करते हैं और राजनीतिक व्यवस्था में निवेश के रूप में प्रवेश करते हैं। और ये मांगें और समर्थन जो पर्यावरण से उठते हैं, जब ये राजनीतिक व्यवस्था को प्रभावित करते हैं तो उस पर एक प्रकार का दबाव बनता है और जब ये दबाव बनता है तो राजनीतिक व्यवस्था कुछ मांगों को पूरा कर पाती है और कुछ मांगों को पूरा नहीं कर पाती है। तो मांगों को पूरा करने की असफलता के अनेक कारण हो सकते हैं। पहला कारण ये हो सकता है कि संसाधनों की कमी, जैसा कि अनेक विकासशील देशों में देखने को मिलता है। बहुत से विकासशील देश हमने देखे हैं कि मांगें तो ज़्यादा हो रही हैं, राजनीतिक व्यवस्था के ऊपर दबाव बनाया जा रहा है, लेकिन जो राजनीतिक व्यवस्था के पास इतने संसाधन ही नहीं हैं कि वो सारी मांगों को पूरी करे, इसलिए राजनीतिक व्यवस्था उन मांगों को पूरा करने में असफल हो जाती है। दूसरा पॉइंट यह है कि जहाँ साधन सीमित नहीं होते हैं, साधन बहुत ज़्यादा होते हैं, वहाँ ऐसा हो सकता है कि जो समूह अधिक दबाव डालने में सक्षम हो उनकी मांगें पूरी हो जाती हैं और बाकी की नहीं। ये भी देखने को मिलता है कि भाई राजनीतिक व्यवस्था तो सुदृढ़ है, उसके पास साधन भी हैं, लेकिन कुछ समूह ऐसे हैं जो कि बहुत ही प्रभावशाली हैं, शक्तिशाली हैं, वो ज़्यादा दबाव बना लेते हैं तो उनकी तो मांगें पूरी हो जाती हैं। बाकी जो उस स्तर के समूह नहीं होते हैं उनकी मांगें पूरी नहीं होती हैं। तीसरा पॉइंट एक और है, इसके अतिरिक्त मांगें प्रत्यक्ष रूप से दबाव उत्पन्न करती हैं
कोई भी राजनीतिक व्यवस्था अगणित संख्या में मांगों की पूर्ति नहीं कर सकता है। तो तीसरे पॉइंट में ये बताया गया है कि सब कुछ, सारे कंडीशंस अनुकूल होने के बाद भी कोई भी राजनीतिक व्यवस्था अनगिनत मांगों की पूर्ति नहीं कर सकती है। जहाँ पर अनगिनत मांगों का हुजूम लग जाता है, वहाँ पर सभी मांगें पूरी नहीं हो पाती हैं। अब चूँकि ईस्टर्न ने मांगों की बात की है और ईस्टर्न ने कहा है कि मांगें दबाव बनाती हैं, इसलिए ईस्टर्न ने जो है एक मांग निवेश अतिभार का भी कंसेप्ट दिया है, या डिमांड इनपुट ओवरलोड। ईस्टर्न ने कहा है राजनीतिक व्यवस्था का मांग निवेश अतिभार से पीड़ित होना उस परिस्थिति से अभिप्राय है जब मांगें इतनी बढ़ जाती हैं कि आनुभविक आधार पर उसकी सीमा नहीं निर्धारित की जा सकती है। मतलब मांगें इतनी बढ़ गई कि उसकी सीमा ही नहीं निर्धारित की जा रही है, तो फिर क्या हुआ कि सिस्टम के ऊपर डिमांड इनपुट ओवरलोड हो जाता है। इसके अतिरिक्त मांग निवेश अतिभार केवल मांगों के परिमाण मीन्स वॉल्यूम, मांगों के परिमाण का ही फल नहीं होता है, मांगों की किस्मों का भी व्यवस्था की क्षमता पर प्रभाव पड़ता है। सिर्फ इस बात से ही नहीं मांग निवेश अतिभार पैदा होता है कि कितनी ढेर सारी मांगें हैं, पर इससे भी मैटर करता है कि किस प्रकार की, किस किस्म की मांग है, इसकी भी एक बहुत बड़ी भूमिका होती है। कुछ मांगें होती तो एक ही दो मांगें हैं लेकिन इतनी कठोर मांगें होती हैं, इतनी बड़ी मांगें होती हैं कि व्यवस्था सक्षम ही नहीं है, व्यवस्था समर्थ ही नहीं है उन मांगों को पूरा करने के लिए। तो डिमांड इनपुट ओवरलोड क्रिएट होगा। इसका मतलब ये है कि किस तरह की मांग है, किस प्रकार की मांग है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। अब हम आपको फिर लौटकर आते हैं इनपुट आउटपुट प्रिंसिपल पर या निवेश निर्गत सिद्धांत पर, जो हमने अभी पहले बताया था कि निवेश निर्गत सिद्धांत में और ये जो बात हम बताने जा रहे हैं, ये बात को जब हम सम्मिलित करेंगे तभी हमारा निवेश निर्गत सिद्धांत पूरा होगा। निवेश निर्गत सिद्धांत या इनपुट आउटपुट एनालिसिस में हमने आपको बताया कि जो पर्यावरण से उठने वाली मांगें हैं वो निवेश का रूप धारण करके राजनीतिक व्यवस्था में प्रवेश करती हैं और राजनीतिक व्यवस्था में रूपांतरण प्रक्रिया से गुजरकर, यानी कि कन्वर्जन प्रोसेस से गुजरकर नीति और निर्णय निर्गत के रूप में बाहर आते हैं। और फिर नीति और निर्गत जो है फ्रेश मांगों को जनरेट करते हैं। ये फीडबैक फिर से जो है निवेश का रूप धारण करके राजनीतिक व्यवस्था में प्रवेश करता है और ये साइक्लिक प्रोसेस जो है वो कंटिन्यू करती है। लेकिन इसमें एक बात को यूँ समझ लीजिए कि जो पर्यावरण से उठने वाली मांगें हैं वो अबाधित रूप से प्रवेश राजनीतिक व्यवस्था में अबाधित रूप से प्रवेश नहीं कर पाती है। पर्यावरण से उठने वाली हर मांग राजनीतिक व्यवस्था में नहीं प्रवेश कर पाती है। इसलिए रास्ते में कहीं कोई बाधा है, कहीं कोई छलनी लगी हुई है, फिल्टर मैकेनिज़म्स लगे हुए हैं जो इस बात को निर्धारित करते हैं कि कौन सी मांगें राजनीतिक व्यवस्था में प्रवेश करेंगी, कौन सी मांगें नहीं कर पाएंगी। इन फिल्टर मैकेनिज़म्स से, इस छलनी से राजनीतिक व्यवस्था को गुज़रना पड़ता है, मांगों को गुज़रना पड़ता है
और तभी ये मांगें राजनीतिक व्यवस्था में प्रवेश कर पाती हैं। इसका मतलब ये है जो मांगें उठ रही हैं सब धड़ाधड़ अबाधित तरीके से राजनीतिक व्यवस्था में नहीं प्रवेश कर पा रही हैं। तो ये जो बाधाएं हैं, इनको जो इसके लिए जो एक्चुअल शब्द है वो है नियामक तंत्र या रेगुलेटरी मैकेनिज़म्स। ये जो नियामक तंत्र है ये निवेश और राजनीतिक व्यवस्था के रूप में खड़ा रहता है। तो ये कौन कौन से नियामक तंत्र हैं जिससे कि मांगों को निकलना पड़ता है और तब जाकर उनका राजनीतिक व्यवस्था में प्रवेश होता है। ये नियामक तंत्र में जो सर्वप्रथम है वो है द्वारपाल या गेट कीपर्स। इसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा कि कुछ अनौपचारिक संस्थाएं होती हैं जैसे राजनीतिक दल, दबाव समूह इत्यादि, जो कि पर्यावरण से उठने वाली मांगों की छानबीन करते हैं और जिन मांगों को राजनीतिक दल या दबाव समूह संगठित करते हैं वही मांगें पर्यावरण में प्रवेश कर पाती हैं, वही मांगें राजनीतिक व्यवस्था में प्रवेश कर पाती हैं। दूसरा जो चीज़ है वो है सांस्कृतिक तंत्र या कल्चरल मैकेनिज़्म। दूसरा जो नियामक तंत्र है वो है सांस्कृतिक तंत्र या कल्चरल मैकेनिज़्म। जिन मांगों का सामाजिक सांस्कृतिक मूल्यों के साथ सामंजस्य नहीं होता है वे स्वीकार नहीं की जाती हैं, वे रिजेक्ट कर दी जाती हैं और वे राजनीतिक व्यवस्था में नहीं प्रवेश कर पाती हैं। इसको सीधे साधे शब्दों में ये समझ लीजिए कि किसी भी समाज में कल्चर का, पॉलिटिकल कल्चर का, सोशल कल्चर का बहुत बड़ा रोल है। जो मांगें उठ रही हैं यदि वो जो प्रचलित राजनीतिक संस्कृति है उस राजनीतिक संस्कृति से मेल नहीं खाती है तो वो राजनीतिक व्यवस्था में प्रवेश नहीं कर पाती हैं। तो सांस्कृतिक तंत्र भी एक बहुत बड़ा एक बैरियर है। तीसरा है संचार माध्यम। संचार माध्यम या कम्युनिकेशन चैनल्स। आज संचार माध्यम की कितनी बड़ी भूमिका है मांगों को उठाने में, मांगों का मंथन करने में, मांगों की प्रोसेसिंग करने में और दूर दूर तक जो है संचार प्रक्रिया के द्वारा मांग को फैलाने में। तो संचार माध्यमों के द्वारा मांगों का दूर दूर तक प्रसार किया जाता है। तो संचार माध्यम भी एक तीसरा महत्वपूर्ण नियामक तंत्र है जो कि पर्यावरण से उठने वाली मांगों की छानबीन करते हैं और राजनीतिक व्यवस्था में प्रवेश करने से पहले उनको रेगुलेट करते हैं। और चौथा पॉइंट है घटाव प्रक्रिया या रिडक्शन प्रोसेस। इसके द्वारा मांगों को कुछ खास मुद्दों में परिवर्तित होना पड़ता है, अन्यथा वे राजनीतिक व्यवस्था की रूपांतरण प्रक्रिया में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। देखिए, पर्यावरण से उठने वाली जो मांगें हैं उनको कुछ खास रूप में अपने को संगठित करना पड़ता है, कुछ खास रूप में अपने को प्रस्तुत करना पड़ता है, तभी वो जो तभी वो राजनीतिक व्यवस्था में प्रवेश कर पाएंगी। तो ये जो रिडक्शन प्रोसेस है, ये रिडक्शन प्रोसेस भी एक तरह से महत्वपूर्ण नियामक तंत्र है। तो जब भी आप इनपुट आउटपुट एनालिसिस की चर्चा करेंगे तो उसमें या व्यवस्था विश्लेषण उपागम की चर्चा करेंगे और उसमें निवेश निर्गत सिद्धांत
का वर्णन करेंगे तो उसमें नियामक तंत्रों के बारे में बात करना मत भूलिएगा। तो नियामक तंत्र के महत्वपूर्ण हिस्से माफ़ करिएगा, निवेश निर्गत सिद्धांत के महत्वपूर्ण हिस्से क्या क्या हुए। निवेश हुआ, राजनीतिक व्यवस्था हुई, निर्गत हुआ, प्रतिपुष्टि हुई, बीच में राजनीतिक व्यवस्था में रूपांतरण प्रक्रिया या कन्वर्जन प्रोसेस हुआ, क्योंकि जब निवेश राजनीतिक व्यवस्था में प्रवेश करता है तो रूपांतरण प्रक्रिया से गुजर कर तब फिर बाहर निर्गत आता है। तो ये सारी चीज़ों के साथ साथ फिर जो नियामक तंत्र हैं, जो मैंने ये आपको 4 बताए, द्वारपाल, सांस्कृतिक तंत्र, संचार माध्यम और घटाव प्रक्रिया, ये महत्वपूर्ण होते हैं। देखिए, चाहे आपसे क्वेश्चन इस तरह से करके पूछा जाए कि व्यवस्था विश्लेषण उपागम की विवेचना करिए, या राजनीतिक व्यवस्था विश्लेषण के उपागम करिए, या सिर्फ सीधे ये पूछ लिया जाए कि डेविड ईस्टन के निवेश निर्गत सिद्धांत की व्याख्या करिए, तो ये सारी बातें आपको लिखनी पड़ेंगी, इंक्लूडिंग निवेश निर्गत सिद्धांत, जिस पर कि मैंने अभी आपको डिटेल में बताया है। और नियामक तंत्रों के बारे में उल्लेख करना मत भूलिएगा। अब हम लोग बहुत शॉर्ट में देख लेते हैं, बात को समाप्त करने से पहले, कि व्यवस्था विश्लेषण उपागम की क्या आलोचना की गई है। कोई भी चीज़ देखिए परफेक्ट नहीं होती है, उसके कुछ प्लस होते हैं, पॉइंट्स होते हैं, कुछ माइनस पॉइंट होते हैं। तो व्यवस्था विश्लेषण उपागम के बारे में ये कहा गया है कि ये अत्यधिक दुरूह है और आनुभविक वास्तविकता से दूर है, यानी कि ये एब्स्ट्रैक्ट है और अनुभविक, मतलब इसको अनुभव में पढ़ने को तो आप पढ़ सकते हैं, थ्योरी में पढ़ सकते हैं, लेकिन अनुभविक स्तर पर इसको कैसे उतारेंगे, प्रैक्टिकली कैसे उतारेंगे, उसमें ज़रा सा डिफ़िकल्टी हो जाती है। इसलिए कहा गया है कि ये वास्तविकता से दूर है। इसके बाद ईस्टन ने अपने मॉडल में रूपांतरण कार्यों का कम उल्लेख किया है। उल्लेख तो किया है, लेकिन उस पर बहुत ज़्यादा डिस्क्राइब नहीं किया है, उस पर बहुत ज़्यादा प्रकाश नहीं डाला है। पाठक को ये समझ नहीं आता है कि जब मांगे व्यवस्था में प्रवेश करती हैं और नियम और निर्णय के रूप में निर्गत बाहर आता है, तो रूपांतरण प्रक्रिया के दौरान क्या परिवर्तन होता है। ईस्टन ने कहने को तो ये कह दिया कि मांगे जो है निवेश के रूप में राजनीतिक व्यवस्था में प्रवेश करती हैं और उससे गुज़रती हैं, रूपांतरण प्रक्रिया से गुज़रती हैं, और उसके बाद निर्गत बाहर आता है नियम और नीति के रूप में। लेकिन रूपांतरण प्रक्रिया में एक्चुअली होता क्या है, इसको बहुत डिटेल में नहीं डिस्क्राइब किया है ईस्टन ने। फिर भी ईस्टन के व्यवस्था विश्लेषण उपागम का मूल्य है। अपनी कमियों के बावजूद भी ईस्टन के इस व्यवस्था विश्लेषण उपागम का अपना मूल्य है। क्या मूल्य है? वह राजनीतिक कार्यों तथा संस्थाओं के व्यापक अर्थों पर तथा घटनाओं की पारस्परिक संबद्धता पर ध्यान केंद्रित करता है, न कि उनके विशिष्ट अर्थों पर। इससे राजनीतिक वैज्ञानिक को किसी भी विशिष्ट घटना को उचित संदर्भ में रखकर देखने में सहायता मिलती है। तो ईस्टन का कंट्रीब्यूशन ये है कि उसने एक होलिस्टिक पिक्चर दी है कि जो राजनीतिक घटनाएं हैं और जो संस्थाएं हैं, उसको पूरा एक लार्जर पिक्चर में रख कर उसका जो समाज के अन्य सेगमेंट्स हैं उनके साथ क्या संबंध है, उसको
समझने में, उस दृष्टि से समझने में ईस्टर्न का ये जो थॉट है वो सहायक होता है कि कोई भी समाज में गतिविधि हो रही है, कोई भी समाज में घटना हो रही है, उसको हम व्यापकता से देख सकते हैं, उसका पारस्परिक रूप से अन्य घटनाओं और अन्य संस्थाओं के साथ या अन्य कार्यों के साथ क्या संबंध है। ये जो पारस्परिक संबंध है, पूरा व्यापकता है, पूरी जो लार्जर कॉम्प्रहेंसिव पिक्चर है, इस दृष्टि से जो है ईस्टर्न का थॉट हमारे ज्ञानवर्धन करता है और राजनीति को या राजनीतिक व्यवस्था को समझने में सहायक होता है। तो आज हम लोगों ने जो आधुनिक उपागम का एक महत्वपूर्ण मॉडल था, सिस्टम्स एनालिसिस या पॉलिटिकल सिस्टम्स एनालिसिस, हिंदी में राजनीतिक व्यवस्था विश्लेषण, इसके बारे में हम लोगों ने चर्चा की। इसमें राजनीतिक व्यवस्था के बारे में हम लोगों ने देखा, राजनीतिक व्यवस्था को समझने की कोशिश की कि निवेश निर्गत सिद्धांत के द्वारा राजनीतिक व्यवस्था किस प्रकार से काम करता है, जो कि उसका बहुत महत्वपूर्ण तत्व है। और निवेश क्या होता है, निर्गत क्या होता है, रूपांतरण प्रक्रिया क्या होती है, नियामक तंत्र क्या होता है, इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोगों ने चीज़ों को बहुत ही नपे तुले शब्दों में समझने की कोशिश की है। अगले टर्न पर हम लोग जो दूसरा मॉडल है, संरचनात्मक क्रियात्मक या स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म, उसका अध्ययन करेंगे। आज व्यवस्था विश्लेषण उपागम का अध्ययन यहीं पर समाप्त होता है। धन्यवाद।